अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 की एमडी के प्रिपरेशन सीरीज़ के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन किया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट लाइंस जो है उन्हें शामिल किया गया है। उसके अलावा जो एमसीक्यूज़ हो सकते हैं उनके हवाले से भी तैयारी की गई है। 10 एमसीक्यूज़ लास्ट में आपको वो मिलेंगे जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरह से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। अब हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र करते हैं तो लिटरल मीनिंग यानी कि इनका जो लफ्ज़ी मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का जो ज़ुबानी मतलब होगा वो होगा हाइड्रेटेड कार्बन। ये मतलब इसलिए निकाला गया है क्योंकि इनके फार्मूले को जब देखा गया जो कि हमें CH2O के जैसा हमें जनरल फार्मूला इनका नज़र आया, तो इसलिए क्योंकि इसमें वाटर भी शामिल है और कार्बन भी है, तो हाइड्रेटेड कार्बन कहा गया ऐसे कार्बन जिनके साथ वाटर मौजूद है। मज़ीद बात करेंगे इनमें एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं। CHO, ये 3 एलिमेंट्स इनमें मौजूद हो सकते हैं। एक MCQs भी आप देखेंगे वहाँ पर इनके नाम का मतलब जो है वो भी डिस्कस किया जा रहा है और उसके अलावा ये भी जिक्र किया जा रहा है कि इनके अंदर एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पर जिक्र की जा रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका रेशो कौन सा मौजूद होगा, तो उनका वही रेशो होता है जो कि वाटर के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 MCQs पास्ट पेपर्स के अंदर भी आ चुके हैं। तो एक एक MCQs काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि वो कितना सिंपल हो सकता है जो MTKT में शामिल हो या कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसलिए तमाम MCQs को, तमाम लाइन्स को कवर करना ज़रूरी होता है। जनरल फार्मूला ये भी अहम है कि इनका जनरल फार्मूला ये रहेगा CnH2nOn। तो n जो है नंबर को जाहिर करेगा, अगर n 3 होगा तो सबके साथ 3 आ जाएगा, यानी कि C3H2 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो H6 हो जाएगा। O के साथ भी n है तो इसकी जगह पर भी O3 आ जाएगा। इसी तरह से 4 होगा तो C4H8O4। इस तरह से ये जो है तब्दील होता रहेगा। फिर बात करें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स इनको फिर मुख्तलिफ मालिक्यूल्स में तब्दील कर लेते हैं, अमाइनो एसिड्स में बदल देते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल, इस तरह के मुख्तलिफ मालिक्यूल्स फिर इनमें से बनाए जा सकते हैं। IUPAC अगर हम इनकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके साथ हमें कई सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप नज़र आते हैं। और इन्हें कार्बोनाइल कहा जाता है। कार्बोनाइल वो होते हैं जिनमें कीटोन या अल्डिहाइड शामिल होता है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होगा और कीटोन ग्रुप कौन सा होगा। अगर हम बात करेंगे अल्डिहाइड के हवाले से तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ये होगा CHO, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है अल्डिहाइड के अंदर, यानी कि कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। जबकि कीटोन आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ CO आपको नज़र आएगा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो इस तरह से अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप इनके अंदर मौजूद होगा। फिर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास 3 किस्म होती हैं। इन्हें कॉमनली हम लोग शुगर्स कह रहे होते हैं और शुगर कहने की वजह यही है कि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो सेक्राइड या शुगर हम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इनके हमारे पास 3 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप जिसे मोनोसेक्राइड कहा जाता है। मोनोसेक्राइड के अंदर सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद होगा। अगर 2 से लेकर 10 शुगर के मॉलिक्यूल से मतलब एक ये शुगर है, दूसरा ये शुगर है, तीसरा ये शुगर है। अगर इस तरह से 2 शुगर होंगे तो डाइसेक्राइड, अगर 3 शुगर होंगे तो ट्राइसेक्राइड। तो इस तरह से 2 से लेकर के 10 तक के जितने भी शुगर्स होंगे उन्हें ओलिगोसेक्राइड्स कहा जाएगा। फिर 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंट्रा कहा जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे पॉलीसेक्राइड्स के हवाले से, जिनमें 10 से ज़्यादा शुगर्स होंगे उन्हें पॉलीसेक्राइड्स कहा जाएगा। अब यही बातें यहाँ पर लिखी हुई कि मोनोसेक्राइड वो होंगे जिनके सिंगल शुगर मौजूद होता है, और ओलिगोसेक्राइड जिसमें 2 से 10, और पॉलीसेक्राइड जिनमें 10 से ज़्यादा शुगर्स मौजूद होंगे। मोनोसेक्राइड सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होते हैं, वो मज़ीद शुगर्स में नहीं तोड़े जाते। मतलब एक अगर हमारे पास ग्लूकोज है हम उसको तोड़ करके 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस तरह से नहीं बना सकते, तो इन्हें मज़ीद शुगर्स में हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से तोड़ा नहीं जा सकता। उसके अलावा बात करेंगे जायके के अंदर ये जो है स्वीट होते हैं और पानी में ये सॉल्युबल होते हैं, तो सॉल्युबल इन वाटर और स्वीट इन टेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। ओलिगोसेक्राइड की बात करेंगे 2 से 10 शुगर्स मौजूद होंगे यहाँ पर। तो अगर एक हमारे पास ओलिगोसेक्राइड है जो कि 2 का बना हुआ है डाइसेक्राइड, जब हम उसको तोड़ेंगे तो हमें 2 शुगर्स लाजमी मिलेंगे। अगर एक ऐसा है जो कि 10 का बना हुआ है तो उसे तोड़ करके हमें 10 मोनोसेक्राइड मिल सकते हैं। ये पानी के अंदर कम सॉल्युबल है और जायके में भी ये कम टेस्ट वाले होंगे स्वीट इन टेस्ट के हवाले से। पॉलीसेक्राइड ज़्यादा शुगर्स के होंगे, अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो इनसे कम सबसे छोटा जो मेंबर होगा उसमें से भी 11 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। ये भी सवाल था कि कितने इनके अंदर मोनोसेक्राइड मौजूद होंगे, तो 11 मोनोसेक्राइड इनमें मौजूद होंगे। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे जनरली, और उसके अलावा ये टेस्टलेस हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स के हवाले से, इन्हें ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, ट्रू शुगर्स कहा जाता है।
अब इनके हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन मौजूद होगा, जैसा कि हमने जिक्र किया। मजीद अगर हम बात करेंगे इनमें जो कार्बन होंगे वो 3 से लेकर के 7 तक मौजूद हो सकते हैं। मजीद इनके हवाले से बयान की जा रही है कि जब हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हो तो तकरीबन तमाम जो कार्बन होंगे उनके पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होगा। बस एक कार्बन ऐसा होगा जिसके पास अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है वो मौजूद होगा, उसके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद नहीं होगा। जिस तरह से आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके पास 3 कार्बन अगर मौजूद है तो इसके साथ भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है, दूसरे के साथ भी हाइड्रोक्साइल मौजूद है, लेकिन एक तीसरा जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर बना हुआ है। इस तरह से इसके पास भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इसके पास भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप, लेकिन ये कीटोन ग्रुप का हिस्सा बना हुआ है। तो जितने भी कार्बन होंगे उनके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होगा, सिर्फ एक जो होगा वो अल्डिहाइड या कीटोन का हिस्सा होगा। तो जनरल फार्मूला इनका जो है CnH2NON होगा। उसके अलावा ये वाइट क्रिस्टल्स की सूरत में हमें देखने को मिलेंगे, स्वीट इन टेस्ट होंगे और पानी में सोल्यूबल हो सकते हैं। फिर अब इनकी हम क्लासिफिकेशन 2 हिसाब से करते हैं, कार्बन की तादाद के हिसाब से भी करते हैं और अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के हिसाब से भी करते हैं। इनके लास्ट के अंदर OSE लगता है, जैसे ग्लूकोस वहाँ पर OSE हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा फ्रक्टोज OSE हमें देखने को मिलेगा, तो इनके आखिर में OSE यूज़ हो रहा होता है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन के हिसाब से और कार्बन की तादाद के हिसाब से हमने इनको क्लासीफाई किया है। अल्डिहाइड ग्रुप जिनमें मौजूद होगा उन्हें अल्डोज कहा जाएगा और कीटोन ग्रुप जिसके पास मौजूद होगा उसे कीटोस जो है कहा जाएगा। कार्बन की तादाद के हिसाब से बात करेंगे तो उनके 5 ग्रुप्स हमारे पास बनते हैं। ट्रायोज जिसमें 3 कार्बन है, टेट्रोज जिसमें 4 कार्बन है, पेंटोज जिसमें 5 कार्बन, हेक्सोज जिसमें 6 कार्बन और हेप्टोज जिनमें 7 कार्बन जो है वो मौजूद है। तो आइसोमर्स भी इनके हमें देखने को मिलते हैं, अल्डो हेक्सो आइसोमर्स और कीटो हेक्सो आइसोमर्स। आइसोमर्स हम उनको कहते हैं जिनका फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो, जैसे कि C6H12O6। अब ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है, फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला है, लेकिन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, तो इन्हें आइसोमर्स कहा जाएगा। अल्डिहाइड ग्रुप अगर मौजूद है, जैसे कि फ्रक्टोज है तो अल्डिहाइड के अलग आइसोमर्स है, कीटोन है तो उसके अलग आइसोमर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ये तीनों आपस में अल्डिहाइड वाले आइसोमर्स है, जबकि फ्रक्टोज, सोर्बोस और साइकोस ये तीनों आपस में कीटोन वाले आइसोमर्स है। तो यहाँ पर अब इनकी क्लासिफिकेशन दिखाई हुई ट्रायोज जिसके अंदर 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और O3 मौजूद है। टेट्रोज इसके अंदर 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 मौजूद है। तो जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन कार्बन के जैसे ही होंगे, जैसे 5 कार्बन है तो ऑक्सीजन भी 5 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे। तो अगर हम ट्रायोज की बात करेंगे तो ग्लाइसर अल्डिहाइड ये अल्डोज में आएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटोन में आ जाएगा। टेट्रोज की बात करेंगे थ्रोज और थ्यूलोज ये जो है अल्डिहाइड और कीटोन में आ जाएंगे। इसी तरह से पेंटोज की बात करेंगे तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, राइबोज RNA में मौजूद होता है और डीऑक्सी राइबोज जो है वो DNA में मौजूद होता है। कीटोन में राइबोलोज मौजूद है। उसके अलावा हेक्सोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये अल्डिहाइड ग्रुप में, फ्रक्टोज, सोर्बोस ये जो है कीटोन ग्रुप में। अगर हेप्टोज की बात करेंगे तो ग्लूकोहेप्टोज और सेडोहेप्ट्यूलोज ये जो है अल्डिहाइड और कीटोन मौजूद है। अगर हम बात करेंगे कब बन रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें ग्लाइसर अल्डिहाइड जो है देखने को मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान ये बन रहे होते हैं। एर्थरोज और एथिलोज की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो तब ये इंटरमीडिएट प्रोसेस के तौर पर बीच में जो है ये बन रहे होते हैं। और ग्लाइसर अल्डिहाइड भी इस तरह से बीच में बनता है, आर्जी तौर पर बनता है। जबकि अगर हम बात करेंगे राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के हवाले से तो ये RNA और DNA में मौजूद होंगे। राइबोलोज भी फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, आर्जी तौर पर ये वहाँ पर मौजूद होगा। ग्लूकोज की बात करेंगे तो ये रेस्पिरेटरी फ्यूल है, ये एनर्जी बनाने का काम करता है। फ्रक्टोज जो है ये भी इंटरमीडिएट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में तब्दील होता है, तो रेस्पिरेशन में ये फ्रक्टोज हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा गैलेक्टोज की बात करेंगे तो ये मिल्क शुगर का हिस्सा होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये मिलकर के मिल्क शुगर को बना रहे होते हैं। अगर हम हेप्टोज की बात करेंगे तो ये भी फोटोसिंथेसिस के दौरान आर्जी तौर पर बनता है। तो यहाँ पर आपको इनके अल्डिहाइड्स आइसोमर्स नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज में आपको OH ग्रुप यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन मेनोज में आपको OH ग्रुप यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो गैलेक्टोज में हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपको मेनोज में और ग्लूकोज में इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो इनका फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर में आपको फ़र्क नज़र आएगा। ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो राइप फ्रूट, पके हुए फ्रूट में, मकई में, हनी के अंदर ये मिलता है। और तमाम जो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया, उसके अलावा हमारे पास स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सब के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है। लेकिन कंबाइंड स्टेट मौजूद है, मतलब कि ग्लूकोज 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 इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं पॉलीसेक्राइड के अंदर। तो पॉलीसेक्राइड भी ग्लूकोज के बने होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे ग्लूकोज 2 तरह से मौजूद हो सकता है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में मौजूद होगा
जब ये ड्राई कंडीशन में मौजूद होगा, लेकिन जब इसको पानी में दाखिल करते हैं डिजोल्व हालत के अंदर, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज के हवाले से लिखा हुआ है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब रिंग में हमें देखने को मिलता है तो वो वहाँ पर अल्फ़ा हो सकता है या बीटा हो सकता है। अल्फ़ा किस तरह से होगा, अल्फ़ा शुगर किस तरह से होगा कि अगर पहला कार्बन उसका है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप पहले कार्बन में नीचे मौजूद है तो ये अल्फ़ा कहलवाएगा, और अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऊपर मौजूद है तो ये बीटा शुगर जो है कहलवाएगा। यहाँ आप स्ट्रक्चर में देखेंगे बीटा शुगर में आपको जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, जबकि अल्फ़ा ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। तो नॉर्मली ये जो है इस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब इन्होंने अपने आप को तब्दील करना होता है, मिसाल के तौर पर रिंग लाइक में जब आते हैं, जब ये पानी में डिजोल्व होते हैं तो इस तरह से ये अपना रिंग बनाते हैं। अब रिंग किस तरह से बन रहा है, पहला कार्बन बॉन्ड बना लेता है इस 5वें कार्बन के साथ में, तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा। आपको ये OH ग्रुप जो 5वें कार्बन का है वो भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इसके पास। यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अपना ब्रेक करके एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और ये कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, अब ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ा हो चुका है। हाइड्रोजन जो इसका लॉस हुआ वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया। तो इस तरह से इनका हमारे पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है बनता है। मज़ीद हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म ग्लूकोज के हवाले से। ग्लूकोज हमें 2 स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है, एक डी ग्लूकोज होता है और एक जो है एल ग्लूकोज हमें नज़र आता है। डी ग्लूकोज को राइट हैंडेड कहा जाता है और लेफ्ट ग्लूकोज को लेफ्ट हैंडेड कहा जाता है। तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से बात बयान की जा रही है। अब ये हमारे हाथों की तरह होंगे, जैसे कि हमारे हाथ है, अगर हम हमारे हाथों को आमने सामने करते हैं तो एक मिरर इमेज के तौर पर ये हमें नज़र आते हैं, लेकिन हम इनको सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते। मतलब हमारा हाथ है, हम अपना हाथ दूसरे हाथ के ऊपर अगर सीधा रखते हैं तो हमें उंगलियों में डिफरेंस नज़र आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप के अंदर हमें डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये मिरर इमेज तो है, लेकिन हाथों की तरह एक दूसरे से ये मुख्तलिफ होंगे। अब जैसे कि आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास है राइट हैंडेड शुगर और दूसरे हमारे पास है लेफ्ट हैंडेड शुगर। हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पोजीशन का फ़र्क देख सकते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर्स पाए जाते हैं वो ये राइट हैंडेड शुगर्स होते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए एंजाइम जो होते हैं वो भी राइट हैंडेड एंजाइम्स होते हैं। लेफ्ट हैंडेड शुगर्स ना हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ना इनको तोड़ने के वाले एंजाइम जो है वो भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो अगर कोई इंसान जो है लेफ्ट हैंडेड शुगर का इस्तेमाल करेगा तो लेफ्ट हैंडेड शुगर, क्योंकि उनके लिए एंजाइम्स नहीं है, तो वो हमारी बॉडी में जमा नहीं होंगे। एक इंसान जो कि शुगर का मरीज़ है तो उसके अंदर ये जमा नहीं होने वाले, वो उसके पास वेस्ट की सूरत में रिमूव हो जाएंगे, वो बॉडी में स्टोर नहीं होंगे। तो ना इनका ब्रेकडाउन होगा, ना एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो ये टेस्ट के तौर पर काम करेंगे, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर काम कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स के हवाले से। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये मोनोसेक्राइड्स में से ही बनते हैं। जब मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज के साथ एक और ग्लूकोज जुड़ेगा तो ओलिगोसेक्राइड हमें देखने को मिलेगा। तो जब ओलिगोसेक्राइड को तोड़ेंगे तो 2 से लेकर के 10 तक शुगर के मालिक्यूल्स इनमें से हासिल हो सकते हैं। अगर कोई 10 का बना हुआ है, 10 मोनोसेक्राइड्स का बना हुआ है, तो लाजिम बात है वो 10 मोनोसेक्राइड्स को ही जब हाइड्रोलाइज होगा, टूटेगा, तो हमें दे रहा होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो ओलिगोसेक्राइड्स को हमने डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड इस हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है कि इनमें कितने शुगर्स मौजूद हैं। सबसे कॉमन जो पाया जाता है वो इनमें डाइसेक्राइड होता है, जिसमें 2 शुगर के मालिक्यूल्स होंगे। अब अगर हम बात करेंगे डाइसेक्राइड के हवाले से तो 2 शुगर के मालिक्यूल्स आपस में जो लिंकेज बनाकर जुड़ते हैं उसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोज के दरमियान में हमें कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये स्वीटन टेस्ट कम होंगे, सॉल्युबल इन वाटर भी कम होंगे। जब टूटेंगे तो 2 शुगर्स हमें दे रहे होंगे। एग्जांपल्स के मौजूद है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इनका फार्मूला भी ध्यान में रखिएगा। फार्मूला इनका होगा C12H22O11, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान वाटर लॉस होता है और वाटर का फार्मूला जो होता है H2O होता है। तो एक ऑक्सीजन कम होगा और 2 हाइड्रोजन कम होंगे। वरना नॉर्मली अगर हम 2 शुगर्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो अगर कार्बन 12 होंगे तो ऑक्सीजन भी 12 होंगे और हाइड्रोजन 24 होंगे। लेकिन वाटर लॉस होता है इन दोनों के जुड़ने की सूरत में, तो इस तरह से हमें 2 हाइड्रोजन कम और 1 ऑक्सीजन कम हमें नजर आएंगे। तो इस तरह से आपको जहन में रखना आसान होगा इनका फार्मूला। फिर हम इनकी तमाम किस्मों का जिक्र करते हैं। जैसे कि सुक्रोज की बात करते हैं तो इसे केन शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये शुगर केन में से हासिल होता है। टेबल शुगर भी हम इसको कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये आमतौर पर इस्तेमाल होती है। सिंध बुक के अंदर ये वाला पार्ट नहीं मौजूद, लेकिन फेडरल के अंदर ये चीज़ जिक्र की जा रही है।
उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड भी होता है। जब प्लांट फूड को बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो वो एक और ग्लूकोज का आइसोमर बना लेते हैं फ्रक्टोज, और फिर उन दोनों को आपस में जोड़ करके डाइसेक्राइड बना करके सुक्रोज जब बन जाता है तो उसे ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो इस तरह से ये जो है मूवमेंट कर सकता है। उसके अलावा बात करेंगे ये अनरिएक्टिव भी होता है। जो अनरिएक्टिव होते हैं उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे सुक्रोज के अंदर कौन से शुगर्स मौजूद है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मौजूद है। ये ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर जो लिंकेज पाई जा रही है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद है, यानी कि इनके अंदर अल्फा जो है ग्लूकोज मौजूद है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ मौजूद होगा। तो अगर हम इनकी लिंकेज की बात करेंगे तो इनका जो पहला कार्बन होगा वहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, और इनके दूसरे कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इस तरह से पहले और दूसरे के दरमियान में जब बॉन्ड बन रहा है तो ये 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलवाएगी। और क्योंकि इनके अंदर अल्फ़ा जो है वो शुगर मौजूद है, तो इसलिए ये जो है हमारे पास अल्फ़ा 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलवाएगी। अब हम बात करते हैं माल्टोज़ के हवाले से। अगर हम माल्टोज़ की बात करते हैं तो इसे माल्ट शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये माल्टेड ग्रेन में से हासिल होता है। माल्टेड ग्रेन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास अनाज मौजूद है, लाजमी उसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो मौजूद होंगे, स्टार्च वगैरह जो है खाना जो है वो मौजूद होगा। अब जब अनाज को पानी दिया जाए, पानी में उनकी जर्मिनेशन हमें देखने को मिलती है, तो जर्मिनेशन के दौरान वो अपने पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ते हैं। तो इस दौरान इंटरमीडिएट के तौर पर ये माल्टोज हमें देखने को मिलता है। जब बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स टूटते हैं, स्टार्च टूटता है, तो माल्टोज बनता है। हमारी बॉडी के अंदर भी इसी तरह से ये इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड के तौर पर प्रोड्यूस होता है, स्टार्च के या ग्लाइकोजन के टूटने के नतीजे में ये बनेगा। तो ये जर्मिनेटिंग उगने वाले सीड्स में मौजूद होगा। अब इसके अंदर 2 ग्लूकोज होते हैं जो कि जुड़ करके माल्टोज को बना रहे होते हैं। इनके दरमियान में जो लिंकेज होगी वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमें देखने को मिलेगी। जो पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव होगा, और इस तरह से चौथे कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमें इनमें देखने को मिलेगी, और ये भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा हमारे पास है लेक्टोज। अगर लेक्टोज की बात करें, इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। अब यहाँ पर बीटा ग्लेक्टोज और बीटा ग्लूकोज शामिल है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद होगा। तो इस तरह से इनके दरमियान में जो लिंकेज बनती है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो बन रही होती है, और नॉर्मली ये मिल्क में मौजूद होता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर जो है कहा जा रहा है। अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स के हवाले से। जब पॉलीसेक्राइड टूटते हैं तो 10 से ज़्यादा जो है मोनोसेक्राइड हमें देखने को मिलते हैं। कम से कम 11 हमें मोनोसेक्राइड्स देखने को मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा ये ग्रुप होता है। अगर ये एक ही तरह के मोनोसेक्राइड के बने हुए तो इन्हें होमोपॉलीसेक्राइड कहा जाएगा। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, काइटिन है, इन सब के अंदर एक ही मॉलिक्यूल मौजूद है। ग्लूकोज जो है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च तीनों को बना रहा है। काइटिन में एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एक और मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज से बना हुआ होता है वो होता है, लेकिन होते सारे एक जैसे मॉलिक्यूल से। तो जब एक जैसे मॉलिक्यूल्स हो तो वो होमोपॉलीसेक्राइड, लेकिन जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हो तो उसे हेट्रोपॉलीसेक्राइड कहा जाएगा। बुक में एक और सवाल था कि कौन सा होमोपॉलीसेक्राइड है जो कि फंगाई की सेल वॉल में मौजूद है, तो लाजिम वो काइटिन है जो कि फंगाई की सेल वॉल में मौजूद है और जो कि होमोपॉलीसेक्राइड है। जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए जैसे कि अगार है, पैक्टिन है या पेप्टाइडोग्लाइकिन है। अगर हम पॉलीसेक्राइड्स के फंक्शन की बात करें तो फूड और एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन होता है, ये फूड के तौर पर मौजूद होते हैं और एनर्जी को स्टोर किए हुए होते हैं। उसके अलावा ये स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर मौजूद हो सकते हैं, जैसे सेल्यूलोज है या काइटिन हो गया, ये स्ट्रक्चर देने का काम कर रहे होते हैं। अब इनके पास लिखा हुआ है कि स्टोरेज में क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। पहली बात कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टोर हो पाते हैं, तो पानी जो है इनके ऊपर असर नहीं करेगा। पानी के नतीजे में ये उनके साथ मिक्स होकर के बह नहीं जाएंगे, तो इसलिए ये स्टोर रहेंगे। मज़ीद लिखा हुआ है कि एक सख्त शेप भी बना लेते हैं और उसके अलावा ये ईजिली कन्वर्ट भी हो सकते हैं, वापसी टूट भी सकते हैं। कॉमन पॉलीसेक्राइड हमारे पास यही है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, और इन्हीं को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जा रहा है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये कहूँगा कि ये वाला चैप्टर आपका फ्री चलेगा MDKT के हवाले से। आपको मज़ीद चैप्टर्स चाहिए तो उसके लिए फिर पेड कोर्सेज जो है वो आपको बाई करना पड़ेगा। एक और चीज़ कि जब आप ये कोर्स बाई करेंगे तो आपको ये जो स्लाइड्स हैं ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसमें पहुँचाई जाएंगी। वरना अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर ये स्लाइड्स मुझसे हासिल करना चाहते हैं तो इसकी एक बहुत ही मिनिमम यानी कि 50 रुपीज़ चार्जेस जो है वो इस स्लाइड की रहेंगी। चैप्टर वाइज जो है वो 50 रुपीज़ जो है इसकी कॉस्ट रहेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्च के हवाले से। तो हंड्रेड्स में जो अल्फ़ा ग्लूकोज है वो आपस में जुड़ करके स्टार्च बना रहे होते हैं। अब ये जो है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है, रूट के अंदर, स्टेम में या सीड में ये स्टोर हो रहा होता है। अगर हम अनाज की दालों की बात करें या आलू की हवाले से बात करेंगे तो उनमें बहुत सारा स्टार्च मौजूद होता है और इसे ही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
अगर स्टार्च की बात करें तो ये हमारी ओरल कैविटी में भी टूटता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी टूटता है। ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज है जो इसे तोड़ता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो एंजाइम है उसे अमाइलेज कहा जाता है, जो अमाइलोज को बेसिकली तोड़ रहा होता है। तो पहले माल्टोज बनेगा और उसके बाद माल्टोज को फर्दर डाइजेस्ट किया जाएगा एक एंजाइम माल्टेज के ज़रिए से, और फिर इस तरह से ग्लूकोज बनेगा। अगर हम कहीं पर स्टार्च को चेक करना चाहते हैं कि कहाँ पर स्टार्च मौजूद है, जैसे कि आलू है उसके अंदर अगर स्टार्च मौजूद है, हम उसको चेक करना चाहते हैं तो आयोडीन का रिएक्शन उसके साथ किया जाएगा। जब आयोडीन का सॉल्यूशन उसके साथ दाखिल किया जाएगा तो इसका कलर जो है वो ब्लू हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे स्टार्च की दो किस्में हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज की बात करते हैं तो उसमें कोई ब्रांच हमें देखने को नहीं मिलती, हमें एक सीधी कतार अल्फ़ा ग्लूकोज की देखने को मिलती है जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाए हुए मौजूद होती है। और स्टार्च की बात करते हैं तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकता है, लेकिन गर्म पानी में ये सोल्यूबल होता है। अमाइलोपेक्टिन की बात करें उसमें हमें ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, और ब्रांचेस कौन सी होगी, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमें देखने को मिलेगी, यानी कि पहला कार्बन छठे कार्बन के साथ में लिंकेज बनाए हुए मौजूद होगा। और ये पानी के अंदर जो है इनसोल्यूबल भी होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक तो इनके पास अमाइलोज के पास सीधी सीधी कतार 1,4 लिंकेज बनाए हुए मौजूद हैं, जबकि आपको यहाँ पर तो 1,4 लिंकेज देखने को मिल रही। तो 1,4 लिंकेज के अलावा आपको इस पहले कार्बन और इस छठे कार्बन में भी लिंकेज आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको देखने को मिल रही है। तो ब्रांच वाला स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का होता है, अमाइलोज का स्ट्रक्चर हमें अनब्रांच में देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन के हवाले से अगर हम बात करेंगे, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड होता है, अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, और ये एनिमल्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है, हमारा स्टोर्ड फूड होता है। फंगाई में, बैक्टीरिया में भी ये स्टोर्ड फूड के तौर पर मौजूद होगा। इसे एनिमल स्टार्च जो है कहा जाता है। मज़ीद हम बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर स्टार्च की जैसा होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा मैच होता है, और फ़र्क ये होता है कि इसमें हमें अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जब कहीं सैंपल में आयोडीन की टेस्ट की जाएगी इसके साथ, तो ये वहाँ पर रेड कलर हमें देगा। तो रेड कलर से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनके यहाँ भी मौजूद होगी, लेकिन आपको ब्रांचेज में कई सारी देखने को मिल सकती हैं। अब ये सवाल भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमें कौन सा नज़र आता है, तो वो सेल्यूलोज है। अगर हम बात करेंगे कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किसके साथ मैच करता है, तो अमाइलोपेक्टिन के साथ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे सेल्यूलोज के हवाले से, तो वो होमोपॉलीसेकेराइड है, ये भी ग्लूकोज का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीटा ग्लूकोज मौजूद है। ये सवाल भी हो सकता है कि कौन सा बीटा ग्लूकोज का बना हुआ है, तो सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज का बना हुआ है। तो ये जो है स्ट्रक्चर देने का काम करेगा प्लांट का। सेल वाल में ये मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है, सेल वाल का एक अहम हिस्सा होता है। कॉटन और पेपर जो होता है वो सेल्यूलोज की प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो आयोडीन के टेस्ट में इसका कोई भी कलर नहीं होगा। उसके अलावा बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर लीनियर कतारों वाला होता है, अमाइलोज वाला स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मामला ये होता है कि इसके पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो मौजूद होते हैं। अमाइलोज में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद थे। और अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो सीधी कतार होती है, एक कतार होगी, दूसरी कतार, तीसरी कतार है, ये आपस में स्पायरली कॉइल हो जाती हैं, और उसके अलावा फिर सेल्यूलोज की फाइबर्स बनाती हैं। तो यहाँ आपको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इनमें नज़र आ रही है, और फिर ये कतारें आपस में कॉइल होकर के एक बड़ी सी सेल्यूलोज की फाइबर को बनाएंगी, और वो सेल्यूलोज की फाइबर फिर सेल वाल को बना रही होगी। मज़ीद अगर हम इसकी डाइजेशन की हम बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता इंसानों के अंदर, क्योंकि हमारे पास इसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में ये चीज़ शामिल होती है, हम इसे राफेजेस के तौर पर ले रहे होते हैं। राफेजेस का मतलब ये होगा कि ये फूड की एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन को भी रोकेगा, और उसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन को भी क्योर कर रहा होगा, वाटर को अपने पास रखेगा और फिर कॉन्स्टिपेशन में ये आसानी करेगा। उसके अलावा बात करेंगे कि हर्बीवोर, वो एनिमल जो घास खाते हैं, लाजमी वो पत्ते खा रहे हैं, मीन्स वो सेल्यूलोज खा रहे हैं, तो वो इसे डाइजेस्ट कर पाते, क्योंकि उनके पास बैक्टीरिया उनके साथ जुड़े होते हैं जो इन्हें एक एंजाइम सेल्यूलेज बनाकर देते हैं। ये सेल्यूलेज जो है सेल्यूलोज को तोड़ेगा, और फिर जो मॉलिक्यूल बनेगा डाइसेक्राइड, उसे सेल्यूबायोज कहा जाएगा, और फिर सेल्यूबायोज जो है फर्दर डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज बनाएगा। अब हम 10 सवालात की बात करते हैं जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। अगर हम बात करें IBMD के 2025 के सवाल के हवाले से कि कितने सेक्राइड जो है वो मौजूद होने चाहिए एक पॉलीसेक्राइड के अंदर, ऑप्शन है 1, 2, 10 या 11, तो सही जवाब इसका आप कमेंट में लिखिएगा। दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है कि कौन सा होमोपॉलीसेक्राइड है जो कि आर्थ्रोपोड और फंगाई की सेल वाल में मौजूद होता है, तो इसका आंसर भी सिंपल है, IBA 2025 में आया हुआ ये सवाल है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इथेरोज के हवाले से, 2024 का आया हुआ सवाल कि इथेरोज जो है कौन सा जो है टाइप कहलवाता है मोनोसेक्राइड के अंदर, तो
कार्बन के हिसाब से इसका हमने बताना होगा। फिर एक और सवाल की बात करेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरम्यान में कौन सी लिंकेज मौजूद होती है। फिर एक और सवाल जो कि एमडी के 2023 में आया हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में वाटर वाला सेम रेशियो होता है 2:1, तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है। फिर एक और सवाल हमारे पास कि ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये किसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। फिर एक और सवाल जो कि एमडी के 2022 लिया हुआ है कि एक डाइसैकेराइड बनता है जिसमें 2 ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ते हैं, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, कौन सा डाइसैकेराइड वो बना रहे होते हैं। फिर एक और सवाल प्लांट सेल वॉल किसकी बनी हुई है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है दिए हुए हैं, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज और काइटिन। अब आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है सर इसमें तो काफ़ी आंसर हमें सही लगते हैं, तो आपने ये सिलेक्ट करना है सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कौन सा मौजूद होता है, उस हिसाब से आप जो है सही करेंगे। 8वां सवाल कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था जो कि नम्स एमडी के 2021 में से आया हुआ सवाल है। और एक मेरा बनाया हुआ सवाल कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट पॉलीसेकेराइड कौन सा है, तो इनके आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें प्रोटीन को डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बकाया चैप्टर्स के जो लेक्चर्स होंगे वो वन शॉट में भी आ सकते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, तो वन शॉट भी उनका बन सकता है, लेकिन वो वाली वीडियो जो है वो पेड होगी। ड्राइव के ज़रिए से आपको उनका लिंक जो है प्रोवाइड किया जाएगा और कोर्स की जो फीस होगी वो 3000 जो है इस बार रखी गई है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तो प्रोटीन कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।